रहस्यमय यात्रा पार्ट 6। रमेश, इतना सब बताने के बाद भी क्या आप मुझे इससे अवगत नहीं कराएंगे कि आप कौन हैं? धीरे धीरे उस छाया से सभी तेजपुंज रूपी चक्र अदृश्य होने लगते हैं और छाया किसी व्यक्ति का रूप लेने लगती है। अब छाया के स्थान पर अंधेरे में हवा में बिना किसी आधार के बैठे व्यक्ति को रमेश देख सकता था, लेकिन फिर भी चेहरा नहीं देख पा रहा था। रमेश, आपसे ये ज्ञान पाकर मैं अपने को धन्य अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन आप हैं कौन और मुझे ये सब बताने का कारण क्या है? जहाँ तक मुझे लगता है कि आप मुझे बहुत ही अच्छे से जानते हैं, तो आप ये भी जानते होंगे कि मैंने बचपन से जो भी अध्ययन किया है वे स्वयं की जिज्ञासा के कारण ही किया है। लेकिन मेरे दिमाग के एक पहलू से शायद आप परिचित ना हो, जहाँ लोगों ने मुझे अनुभव कराया है कि आज के इस युग में इसका कोई महत्व नहीं है। योगी, तुमको एक बात समझनी चाहिए कि आशा और विश्वास बाहरी संसार में जितना भी प्रभाव डालते हो, लेकिन इसमें मानव के अंदर भूचाल लाने का सामर्थ्य है। इस आशा और विश्वास की एक किरण तुम्हें विकल्प देती है कि या तो तुम इसे नकार कर हमेशा के लिए गहरे अंधकार में चले जाओ, या इस किरण के सहारे इस अंधकार को हराकर बाहर उजाले में कदम रखो। ये भी याद रखो कि यदि किरण है तो कहीं न कहीं से उसके आने और तुम्हारे निकलने का रास्ता भी होगा। भले ही वह रास्ता कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसे अपने प्रयास और विश्वास से बड़ा किया जा सकता है। विद्या कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। तुम उन चीज़ों के बारे में मत सोचो जो कभी वृक्ष बन ही नहीं पाए, उनके बारे में सोचो जो वृक्ष ही नहीं बने, बल्कि फलों को भी जन्म दिया और पुनः नए जीवों के जनक बने। आशा यही कहती है। यदि तुम्हारी जिज्ञासा और विद्या व्यर्थ होती तो आज तुम्हें ये शिक्षा न दी जा रही होती। अभी जो तुम्हें चक्रों की जानकारी देने के पूर्व तंत्र विद्या के बारे में अनुभव कराया गया, वह भी दैवीय योजना का ही परिणाम था। सुबह जब तुम्हारा शरीर इस नींद से जागेगा तो रमेश, नींद से जागूंगा? मेरा शरीर, इसका क्या मतलब है? क्या मैं सो रहा हूं? क्या ये स्वप्न है? ये हो क्या रहा है? यदि ये नींद है तो मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूं? योगी, असफल रहने वाला व्यर्थ प्रयास मत करो। अभी कुछ ही देर में जब हम चाहेंगे तो तुम्हारा शरीर नींद से उठ जाएगा। यह ध्यान रखना कि जब उठोगे तो तांत्रिक की पोटली में जो लकड़ी है जिसे तुमने उस जंगल में देखा था, वह तुम अपने पास रखोगे। तांत्रिक ने अपनी सारी तंत्र शक्ति उस लकड़ी में संग्रहित कर दी है। रमेश, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? और वो लकड़ी उस तांत्रिक बाबा की है, मेरी नहीं। ये गलत होगा। योगी, वो लकड़ी तुम्हें अपने पास रखने कहा जा रहा है, ना कि उसकी पोटली से निकाल कर। रमेश, इसका क्या मतलब है? योगी, तांत्रिक स्वयं ही वह लकड़ी तुम्हारी नींद से जागने के पहले तुम्हारे शरीर के सिर के पास रखकर चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हें ही वे शक्तियां देने भेजा गया है। यही कारण है कि वह तुम्हारे ऑरा को ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आ गए थे। रमेश, लेकिन जो शक्तियां उन्होंने हासिल की थी वो मुझे क्यों दे रहे हैं? योगी, वो अब इस शरीर को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तप करने के लिए किसी पर्वत पर जाने की तैयारी, और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये शक्तियां भी इसी लोक में छोड़कर जानी होती हैं। इसलिए जन कल्याण के लिए वे ये शक्तियां तुम्हें देकर जाना चाहते हैं। रमेश, तो मैं ही क्यों? इस जगत में ये पहली बार हो रहा है, और वो भी मेरे साथ। योगी, नहीं, ये समय समय पर और एक साथ कई जगह पर होता रहता है, लेकिन इतना विरला और गोपनीय है कि इसकी जानकारी किसी को भी नहीं होती है, क्योंकि ये शक्तियां भी गोपनीय हैं। रमेश,
क्या ये सभी शक्तियां जो भी प्रदान की जाती हैं एक जैसी होती हैं? योगी: नहीं, सभी के द्वारा अपनी अपनी आवश्यकता और मांग के अनुसार प्राप्त की जाती हैं और उसी रूप में आगे हस्तांतरित भी की जाती हैं। कोई पूर्ण योग साधना के द्वारा शक्ति प्राप्त करता है तो कोई तंत्र साधना के द्वारा, कोई तंत्र की ही विभिन्न शाखाओं में से किसी एक शाखा के द्वारा, तो कोई एक से अधिक विद्या के द्वारा, कोई सम्मोहन विद्या को प्राप्त करता है। लेकिन तुम जानते हो कि कोई भी शक्ति हो, सभी शक्तियों को प्राप्त करने का मार्ग अलग अलग हो सकता है, लेकिन स्रोत तो वह एक आदिशक्ति परम ब्रह्म ही है। जहाँ तक तुम्हारा एक प्रश्न है कि क्या यह तुम्हें ही मिल रहा है, तो तुम्हें जानना चाहिए कि कुछ समय पहले ही लंबी दैवी योजना के चलते एक साधारण व्यक्ति को योग की सभी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, और हाँ, वे योग की समस्त शक्तियाँ थीं। रमेश: इस तरह दैवी योजनाओं के चलते शक्तियां प्राप्त करने वाले कभी आपस में मिलते हैं? और यदि हाँ, तो क्या उन्हें ज्ञान होता है कि सामने वाले को भी शक्तियां प्रदान की गई हैं? योगी: ये शक्तियां केवल उन्हें ही प्रदान की जाती हैं जो इनका प्रयोग केवल जन कल्याण के लिए ही करते हैं, ना कि किसी का हित करने के लिए। जब इस तरह के लोग आपस में मिलते हैं और उनके ऑरा एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो अनुभव किया जा सकता है। रमेश: तो क्या मैं भी किसी से मिलूंगा जिन्हें पहले से ही इन सब का अनुभव हो? योगी: हाँ, तुम जल्द ही एक ऐसे व्यक्ति से मिलोगे। अब मेरे जाने का समय हो रहा है, कुछ ही देर में तुम्हारे शरीर की नींद टूटने वाली है। रमेश अपने दोनों हाथ जोड़ देता है। लेकिन ये क्या, मैं अचानक से हिलने क्यों लगा हूं? ओह, मैं कहीं गिर ना जाऊं। रमेश अपने को संभालने की कोशिश करता है। ये दूर से क्या आवाज आ रही है? मुझे ध्यान से सुनना होगा। ये किसी बच्चे की आवाज है। हाँ, ये किसी बालक की आवाज है। ये बोल क्या रहा है? चाय बेच रहा है। रमेश अचानक से आंखें खोल देता है। सामने एक 13-14 साल का बच्चा एक हाथ में चाय की कैन लिए और दूसरे हाथ में कागज के कप लिए रमेश की ओर देख रहा था। बच्चा: साहब, चाय लेंगे क्या? रमेश: ओह, तो तुम हो। तुम्हारी आवाज मेरे सपनों तक पहुंच रही थी। बच्चा: क्या साहब, मजाक करते हैं आप? ये लीजिए। बच्चे ने कैन के नल से चाय का कप भरा और रमेश की ओर बढ़ा दिया। रमेश उठा और झुककर बैठ गया, क्योंकि अभी भी बीच वाली बर्थ खुली हुई थी। नीचे देखा तो रमेश चौंक गया। बाबा कहाँ गए? सामने वाली सीट पर देखा तो सामने की सबसे नीचे और बीच वाली सीट भी खाली थी। तो अजनबी यानी डॉक्टर विशाल और दौलत सिंह भी चले गए, लेकिन वो तो मुंबई तक जाने वाले थे। साइड वाली बर्थ भी खाली हो चुकी थी। रमेश ने अपनी ऊपर वाली बर्थ से महिला और बच्चे को उठाने के लिए उठकर देखा तो वे भी जा चुके थे। सामने सबसे ऊपर वाली बर्थ पर अभी भी एक व्यक्ति चादर ओढ़कर लेटा हुआ था। रमेश ने उसे उठाया। भाई साहब, ये सभी लोग उतर गए क्या? रमेश ने कुछ साधारण होते हुए पूछा। लेटे हुए व्यक्ति ने सिर से चादर उठाया तो वो कोई नया व्यक्ति था। नया व्यक्ति? कौन लोग? मैं जब 1 घंटे पहले यहाँ आया तब तो यहाँ कोई नहीं था। रमेश ने झट से मोबाइल में समय देखा तो सुबह के 6:30 बज रहे थे। साहब, पैसे दे दो ना, चाय वाले बच्चे ने रमेश से कहा। रमेश: हाँ, माफ़ करना, मैं तुम्हें भूल ही गया था। रमेश ने अपने पैंट की जेब से 20 का नोट निकाला। ये लो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास चेंज नहीं है, लेकिन रख लो। रमेश ने बच्चे को देखे बिना ही उसकी ओर नोट करते हुए कहा। चेंज है साहब, ये लीजिए 10 रुपए। बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया तो रमेश का ध्यान उस बच्चे के चेहरे की ओर पहुंच गया। साहब, आपकी चाय सीट पर रखी है, ध्यान से गिर न जाए। बच्चे ने रमेश के चिंतित चेहरे की ओर देखते हुए कहा और चला गया।
रमेश को कुछ दिमाग में ठनका तो वो अचानक से दरवाजे की ओर भागा। गाड़ी स्टेशन के बीचों बीच खड़ी थी। दरवाजे पर रिजर्वेशन चार्ट चिपका हुआ था, जिसका एक कोना निकलकर हवा में फड़फड़ा रहा था। ये वही चार्ट था जो कल शाम को टीसी ने लगाया था, लेकिन उस समय रमेश ने केवल अपना नाम देखकर संतोष कर लिया था। रमेश अपने आसपास की सीटों के नंबर देखने लगा कि वे सभी लोग किस स्टेशन पर उतर रहे हैं। सुबह के 6:40 पर रमेश के चेहरे पर पसीने की बूंदें देखी जा सकती थीं। रमेश ने पूरी लिस्ट कई बार देखी और फिर आकर अपनी सीट पर धड़ाम से बैठ गया। बीच की सीट खुली होने के कारण रमेश के सिर पर सीट जोरों से लगी। लगने के बाद भी रमेश इस तरह विचारों में खोया था कि उसे सिर पर लगने का एहसास ही नहीं हुआ। रमेश मन में सोचते हुए बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा ने तो कहा था कि उनका रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन यहाँ 8 सीटों में से केवल मेरी एक सीट का ही रिजर्वेशन है। बाकी सभी सीटें कल शाम से ही चार्ट के अनुसार खाली हैं। क्या किसी का भी रिजर्वेशन नहीं था? क्या कोई था या नहीं था? नहीं, ये नहीं हो सकता। और जो इतनी घटनाएं घटित हुई वे क्या थी? वो आधी रात, वो घना जंगल, वो बच्चा और वो क्रिया करने वाले लोग, वो अजनबी की याददाश्त वापस आना और वो तांत्रिक बाबा, और हाँ, वो सम्मोहन विद्या का जानकार दौलत सिंह भी। रमेश अपने माथे में भारीपन महसूस कर रहा था। खुद को संभालते हुए रमेश ने गहरी सांस ली और बगल में सीट पर रखा हुआ कप हाथ में उठा लिया और पहली चाय की चुस्की ली। अचानक रमेश को स्वप्न याद आया। तांत्रिक तुम्हारे सिर के पास लकड़ी छोड़ जाएंगे। विचार आते ही रमेश मुस्कुरा दिया। मैं भी पागल हूँ, स्वप्न की बात को गंभीरता से ले रहा हूँ। रमेश ने दूसरी चुस्की ली। चुस्की खत्म होने के पहले ही अनायास ही तिरछी नज़र से रमेश ने उस सीट पर जहाँ कुछ देर पहले सोते समय उसका सिर था देखा, तो दूसरी चुस्की की चाय जो अभी मुंह में ही थी अचानक से बाहर निकल आई। खांसते हुए रमेश ने पुनः सीट पर देखा तो तांत्रिक बाबा की वही लकड़ी उस सीट पर रखी हुई थी। रमेश ने तुरंत ही उसे उठा लिया और ध्यान से अलट पलट कर देखने लगा। यदि ये सही है तो वो स्वप्न भी सही था, और यदि वो स्वप्न सही था तो वो तांत्रिक बाबा भी थे, और हाँ, वे सभी लोग भी यहीं थे, और वो रात को जंगल वाली घटना भी सही थी। टिकट, टीसी ने रमेश को आवाज लगाई। रमेश ने नजर उठाकर देखा तो टीसी रमेश की ओर हाथ बढ़ाकर टिकट की मांग कर रहा था। रमेश ने टिकट निकालकर टीसी की ओर बढ़ा दी। रमेश, सर, कल शाम से अभी तक इन 7 सीटों पर जो लोग थे वे कहाँ उतर गए? टीसी रमेश की ओर देखते हुए बोला, कल शाम से हमारे चार्ट के हिसाब से तो कोई नहीं था। हाँ, वैसे अभी ड्यूटी चेंज हुई है मेरी। हो सकता है कि पहले वाले टीसी ने किसी को बिठा दिया हो। रमेश यदि पहले वाला जवाब सही मानता तो परेशान हो जाता, इसलिए उसने दूसरा ही जवाब ही सही माना। हाँ, ऐसा ही होगा। पहले वाले टीसी ने उन सभी को बिठा दिया होगा। टीसी रमेश की ओर आश्चर्य से देखते हुए वहां से चला जाता है। रमेश वापस उस लकड़ी की ओर गौर से देखने लगता है। उसी समय स्थान मुंबई। ओह, 6:45 बज गए। यहाँ मुंबई में हमारे ऑफिस का पहला दिन है। बॉस मिस्टर ठाकरे ने भी पता नहीं क्या सोचकर यहाँ के ऑफिस का इंचार्ज बनाकर मुझे भेज दिया। तिलक ने पलंग से उठते हुए खुद से ही बात करते हुए धीमे स्वर में कहा, अध्यात्म ऐप ऑफ 21वीं सदी अगले माह लॉन्च करना है, जबकि इस पर अभी तक ना के बराबर काम हुआ है। तिलक ने स्लीपर पहनी और वॉशरूम की ओर चला गया। आजकल के समय में अध्यात्म के बारे में सभी बढ़ चढ़ कर बातें तो करते हैं, लेकिन सभी फेसबुक,
व्हाट्सएप और यूट्यूब देखने से प्राप्त जानकारी पर ही बहस करते रहते हैं और हमें जबकि ऐसा बंदा चाहिए जिसने वास्तव में वेदों और पुराणों का अध्ययन किया हो। तिलक ने किचन में गैस पर चाय का डंका रखा और गैस चालू कर दी। मोबाइल की आवाज़ आने पर तिलक किचन से बेडरूम की ओर तेजी से जाता है। वाह क्या बात है, सुबह हुई नहीं और ये साहब मोबाइल पर हाजिर। दोस्त हो तो ऐसा, तिलक ने मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हुए कहा। हेलो सुरेंद्र, क्या बात है यार, तिलक ने हंसते हुए कहा। मैंने सोचा कि साहब अकेले हैं और आलसी भी, सोकर उठे हैं या नहीं, इसलिए उठाने के लिए फ़ोन कर दिया, सुरेंद्र ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। अरे उठ गए थे भाई, वैसे हमें तो लगता है कि तुम्हें सुबह सुबह कोई काटने के लिए नहीं मिला, इसलिए हमें फ़ोन कर दिया, तिलक ने हंसते हुए कहा। सामने मोबाइल पर सुरेंद्र भी हंस देता है। सुरेंद्र, वहाँ फ्लैट ठीक है ना? तिलक, हाँ ठीक है, यहाँ सब ठीक से जम जाए फिर माँ को भी यहीं बुला लेंगे, तब तक बीच बीच में घर जाकर माँ से मिल आया करो। सुरेंद्र, ये भी कोई कहने की बात है, एक लड़का निकम्मा है तो क्या, मैं तो नहीं हूँ, तिलक मुस्कुराते हुए बोला। हाँ तू तो काम का है ना, चल और सुना। सुरेंद्र, बॉस ने तो तुम्हें मुंबई बॉस बनाकर भेज दिया, अब मुझे जो भी प्रोग्रामिंग नहीं बनेगी तो मैं क्या करूँगा? तिलक, तुम हमें मेल कर दिया करो, हम उसे सही करके भेज देंगे, वो भी तुरंत। सुरेंद्र, फिर ठीक है। और मिस्टर ठाकरे कल कह रहे थे कि कोई आध्यात्म ऐप ऑफ 21वीं सदी कंपनी अपना खुद का ऐप लॉन्च कर रही है, ये कैसा नाम है? आधा हिंदी आधा इंग्लिश। तिलक, तुम जानते तो हो मिस्टर ठाकरे को, लेकिन हम अभी वही सोच रहे थे कि उस ऐप के लिए हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जिसने वास्तव में वेदों और पुराणों का अध्ययन किया हो, साथ ही एक अच्छा खासा हिंदी और संस्कृत का जानकार भी हो, और तो और नई जनरेशन को भी समझता हो। सुरेंद्र, तू तो पेपर में ऐड दे दे, शायद कोई हल निकल आए। तिलक, गुड आइडिया यार, थैंक्स। सुरेंद्र, तेरे थैंक्स से तो मेरा घर बड़ा पड़ा है, अब तू ही संभाल, मुझे नहीं चाहिए सब थैंक्स वैंक्स। दोनों जोरों से हंसते हैं और कॉल कट कर देते हैं। ओह मेरी चाय। तिलक तेजी से किचन की ओर भागता है। 3 घंटे देर से मुंबई पहुंचा, इसका मतलब है कि इंजन खराब होने की घटना भी वास्तव में हुई थी। पीठ पर बैग टांगे हुए रमेश ने खुद से ही कहा। मोबाइल बजने पर रमेश, हाँ राहुल भैया, हाँ हाँ आ गया हूँ, गाड़ी 3 घंटे लेट थी इस कारण देर हो गई। राहुल, मैंने मोबाइल पर ट्रेन का स्टेटस देख लिया था, स्टेशन के बाहर ही खड़ा हूँ, आ जाओ। नमस्ते भाभी। घर पहुंचकर रमेश ने दोनों हाथ जोड़कर अपनी भाभी को अभिवादन किया। आओ रमेश, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? भाभी ने कहा। रमेश, नहीं भाभी, कोई तकलीफ नहीं हुई। रमेश को पुनः रात का वह डरावना वाकया याद आ गया जिससे वह सोच में पड़ गया। राहुल, क्या बात है, तुम क्या सोच रहे हो? रमेश, नहीं भैया कुछ नहीं, ऐसे ही रास्ते की थकान है, आराम करूँगा तो ठीक हो जाएगी। भाभी, तुम नहाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाना तैयार करती हूँ। मुंबई सॉफ्टवेयर ऑफिस। गुड मॉर्निंग सर। गीतांजलि ने तिलक के केबिन में अंदर आने के लिए दरवाजा खोला। तिलक, प्लीज आइए। गीतांजलि, मैं इस ऑफिस की सॉफ्टवेयर इंजीनियर गीतांजलि हूँ। तिलक, प्लीज टेक अ सीट। गीतांजलि टेबल के सामने रखी 3 कुर्सियों में से बीच वाली कुर्सी में बैठते हुए बोली, सर मिस्टर ठाकरे का फ़ोन आया था, वो। तिलक का मोबाइल बजता है। तिलक, 1 मिनट गीतांजलि जी, मिस्टर ठाकरे का ही फ़ोन है। मिस्टर ठाकरे।
तिलक, गीतांजलि को मैंने अपने नए प्रोजेक्ट आध्यात्म ऐप ऑफ 21वीं सदी के लिए तुम्हारे पास भेजा है। प्रोग्रामिंग का काम पहले लेवल पर वो करेगी, लेकिन उसकी फिनिशिंग और डिज़ाइन तुम फाइनल करोगे। तिलक, हाँ, वो मेरे सामने ही बैठे हैं। मिस्टर ठाकरे, ये तो हुआ प्रोग्रामिंग का काम। अब जो मुख्य काम उस ऐप के मटेरियल का इंतजाम करना है, उसके लिए किसी को अपॉइंट कर लो। तिलक, सर, उसके लिए न्यूज़पेपर में ऐड दे देते हैं, क्योंकि आजकल ऐसा बंदा व्यक्ति मिलना थोड़ा मुश्किल है। मिस्टर ठाकरे, ठीक है, वो तुम्हारा हेडेक है। मुझे तो अगले महीने तक इस ऐप को लॉन्च करना है। तिलक, ठीक है सर, कोशिश करते हैं। मिस्टर ठाकरे, तिलक, तुमको इसलिए भेजा है जिससे काम पूरा हो और साथ ही अच्छे से पूरा हो। कोशिश करना कि शुरू में तुम ऑफिस में ज़्यादा समय दे सको। तिलक, जी सर। तिलक को मिस्टर ठाकरे के साथ किए गए अपने समझौते के बारे में याद आता है। तिलक, गीतांजलि जी, न्यूज़पेपर के लिए एक ऐड तैयार करने के लिए किसे बोलना चाहिए? गीतांजलि, PRO मिस्टर कमल हैं, उनको बोल देती हूँ। वो आपसे उसके बारे में जानकारी ले लेंगे। वैसे उस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे अभी क्या करना है? तिलक, आपने अभी तक उस प्रोजेक्ट के लिए जो भी प्रोग्रामिंग वगैरह की है वो मुझे एक बार दिखा दीजिए। गीतांजलि, ठीक है, मैं लैपटॉप लेकर यहीं आ जाती हूँ। तिलक, नहीं, आप सर्वर के थ्रू मेरे सिस्टम में उसे डाल दीजिए, मैं आराम से उसे देख लूँगा। तब तक आप उसके फ्रंट पेज की डिज़ाइन तैयार कर लीजिए।